पिछले साल कलकत्ता में आरजीकर में एक लेडी डॉक्टर के साथ बहुत गलत हुआ था और कुछ फर्जी डॉक्टर्स ने अपने भीतर के कुछ संवेदनशील राज छुपाए रखने के लिए एक फर्जी आंदोलन किया था और नूरा कुश्ती दिखाया गया केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। और ममता दीदी ने फिर इन डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की और न कि कॉलेज में थ्रेट कल्चर और चीटिंग वगैरह को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए और उन नियमों को कड़ाई से लागू कर दिया। अब मैं खुद एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी हूँ और जो इन्विजिलेशन वगैरह होते हैं उसमें मेरी ड्यूटी लगती है, तो मैं इसे करीब से देख रही हूँ और मुझे कुछ संदेह हो रहा है। मुझे लगता है ममता दीदी और ये जूनियर डॉक्टर्स वगैरह इन्होंने जो कुछ किया है, ये चीटिंग रोकना, अन्याय रोकना तो दूर की बात है, किसी बड़े गलत काम को अंजाम देने के लिए ही या चुपचाप सत्ता के नीचे चलाए रखने के लिए उन्होंने सब किया है। अब मैं बताती हूँ ये क्या किया है इनने। एमबीबीएस के जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसे प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स बोलते हैं। उसमें ममता दीदी ने कहा है कि नाम नहीं होगा और बार कोड होगा और बच्चों को ऑड इवन के तरीके से बैठाया जाएगा ताकि चीटिंग ना हो। अब बताइए, इनने कहा है कि नाम नहीं होगा, लेकिन मैं खुद जब एक इन्विजिलेटर के तौर पे दस्तखत कर रही थी तब मैंने देखा कि साइन करने का जगह है जिसमें कैंडिडेट अपना साइन करेगा, तो नाम नहीं लिखने का क्या मतलब हुआ? नाम तो वैसे ही दिख जा रहा है। अगर कोई कैंडिडेट अपना पूरा नाम दस्तखत के तौर पे करे तो वो तो नाम दिख ही जा रहा है, तो क्या मतलब है? ये सब जालसाजी काम है, मतलब लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए हो रहा है, या उल्टा हो सकता है कायदा कानून के नाम पे और बड़े किसी गलत काम को अंजाम देने का ही काम चल रहा होगा। अब मैं बताती हूँ मैंने आज क्या देखा जिससे मुझे अचानक ये कौन था कि एक बड़ा कोई अपराध की पृष्ठभूमि रखी जा रही है। क्योंकि मुझे ध्यान है ये ममता सरकार जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बदनाम है वो है नौकरी बेचना खरीदना। और मैं 2010 से 13 तक वेस्ट बंगाल हेल्थ सर्विस में कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर थी और मैंने अपनी आंखों से इस गलत काम को होते हुए देखा। और मैंने उस समय वेस्ट बंगाल की जो विजिलेंस कमीशन है उसमें लिखित शिकायत की थी। उसे भले दबाया गया, क्या किया गया पता नहीं, लेकिन मैंने शिकायत की ज़रूर थी। और बाद में वो चीज़ बाहर निकला जिस चीज़ को मैंने बहुत करीब से देखा था और मुझे तभी समझ आ गया था कि इस गलत काम में ये लोग लड़की सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। और उसी दौरान आंगनवाड़ी, आशा, एएनएम, जीएनएम और लेडी डॉक्टर सबकी भर्ती में कुछ भारी गड़बड़ी हुई थी, जिसमें कि इवन कि ऐसा भी सुनने आया था कि कुछ प्रभावशाली नेता उन लोगों के घरों में जाके रह के आए हैं। इस तरह की चीज़ें पता चल रही थी। हाँ, जो लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं वो लोग ये बात समझ पा रहे थे, भांप पा रहे थे कि ऐसा काम चल रहा है। अब हम मुद्दे पे आते हैं। आपने देखा होगा स्वप्नदीप कुंडू नाम का एक माइनर लड़का, सोच लीजिए 18 से नीचे था, 17+ नाबालिग लड़का, उसकी मृत्यु हो गई। फिर आरजीकर की लेडी डॉक्टर, फिर अब यहाँ पे लॉ कॉलेज में कुछ हुआ है, फिर यहाँ आईआईएम में इस तरह के वारदात हो रहे हैं। तो मुझे शक है ममता दीदी केंद्र सरकार के संरक्षण में बंगाल में बहुत कुछ गलत चला रही है, जिसके टारगेट में हमारे युवा लड़के लड़कियां हैं। और मेडिकल की डिग्री के प्रति लोगों में इतना क्रेज है कि फिर इन बच्चों को डरा के इनसे कुछ एक गलत करवाया जा सकता है। आज मैंने जो देखा इसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए मुँह खोल के। हो सकता अभी लगे सब कुछ एकदम ठीक है, टेक्निकली करेक्ट है, चीटिंग रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं लंबी दूरी में। मुझे लगता है इसका जो आपराधिक एस्पेक्ट है वो बाहर आएगा, लेकिन तब तक का कुछ बच्चों के साथ बहुत नुकसान हो चुका होगा।
तो मैं बता रही हूँ मैंने क्या देखा। हम इन्विजिलेशन कर रहे थे, बार बार हम घूमते रहते हैं। अच्छा, इन्विजिलेटर्स एक दो नहीं कई रहते हैं एक हॉल में, और बाहर से आए, यूनिवर्सिटी से आए ऑब्जर्वर्स भी रहते हैं। तो मैं घूम रही थी, मैंने कुछ भी गलत नहीं देखा था पूरे क्लास में। अचानक जब 1 से 15-20 मिनट रह गए थे तो ऑब्जर्वर लपक के जाता है एक लड़के के पास, और वो उनसे कोई एक पर्ची निकाल लेता है और उसके जो आंसर शीट है वो उसे छीन लेते हैं, और उसे बुलाया जाता है सामने और उससे लिखवाया जाता है एक पेपर में कि वो चीटिंग कर रहा था, और उसके पास पेपर उसके पास खर्रा था, उसे लिखना पड़ा। और उसका जो वो वाला आंसर शीट था ले लिया गया, एक दूसरा आंसर शीट उसको दिया गया, और उसको अब पूरा लिखना पड़ेगा उस दूसरे आंसर शीट में। और जब तक का वो लिखने बैठा सिर्फ 7 मिनट बचे थे। तो मुझे ये बहुत गड़बड़ लगा। तो मैंने जो हॉल इंचार्ज थे, हमारे इंटरनल थे वे, मैंने उनसे कहा कि ये तो बहुत हार्श ट्रीटमेंट हो गया, और मैं तो इतने देर से देख रही थी, ऐसा कुछ तो मैंने नहीं देखा। मैं कई बार हॉल में घूमती रही और पीछे खड़े होके भी मैं देख रही थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। जबकि ये जो बाहर से आए जो डॉक्टर थे, अच्छा मेरी यह आदत नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं नाम नहीं लूँगी, ये वो, मैं नाम और उसके साथ में जाति भी बताती हूँ। तो ये व्यक्ति जो है वो कल्याणी का जो सरकारी अस्पताल है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वहाँ से आए थे। नाम सौमित्रो मल्लिक, और मल्लिक सरनेम जो है ये SC सरनेम है। देखिए, जब बच्चों की ज़िंदगी पे आन पड़े, उनका नफ़ा नुकसान हो, तो हम डर डर के बात नहीं कर सकते, हमें मुद्दे की बात एकदम सामने रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी एक मेडिकल कॉलेज से पढ़ के निकली हूँ, और मुझे पता है जब भी 2 नंबरी धांधली गंदे काम कराने होते हैं तो ब्राह्मण प्रोफेसर्स क्या करते, फट से कैटेगरी वालों को आगे करके उनसे करवाते। भले दुर्बुद्धि कुबुद्धि जो रहती है ब्राह्मणों की रहती है, लेकिन ज़मीन पे वो काम SC लोगों से करवाते हैं। मुझे ध्यान है जब मैं फाइनल MBBS दे रही थी, तब हमारे सर्जरी में तय हुआ था कि कई लड़कियों को फेल कराया जाएगा। उसके बाद आपको पता ही है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद सप्लीमेंट्री से पास होकर लड़कियां पास हो जाती है। तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे होता है, एक बार किसी होटल में जाना पड़ता है। तो उस दौरान एक बघेल नाम के SC प्रोफेसर को HOD बनाया गया था सर्जरी का, और इस शरारतीपूर्ण काम को अंजाम दिया गया था। तो मुझे ध्यान है, अब ये व्यक्ति भी जो सौमित्र मौलिक है, जो ऑब्जर्वर बन के आए थे हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वो भी SC कैटेगरी से है। तो मैंने उनसे बात करके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि ये बहुत ही हार्श काम हो रहा है। तो उनने कहा, बाकी लोग कहने लग गए ये तो CCTV में आ गया है। तो मैंने कहा CCTV तो मैं बार बार घूम घूम के देख रही हूँ, और CCTV स्क्रीन की तरफ भी देख रही हूँ। ममता दीदी ने एग्जामिनेशन को CCTV में पूरी तरह से कैमरा बंद करने का प्रावधान किया है, और वो लाइव स्ट्रीमिंग होगा ना कि। तो मैंने कहा इस पर कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि मैं तो बार बार घूम रही हूँ, और लाइव जो CCTV का जो स्क्रीन है उस और भी मेरी नज़र है। तो ये CCTV में कैसे कैद हुआ होगा, जो चीज़ मुझे नहीं दिखा। खैर, मैं जब टाइम ओवर हो गया, मैं पेपर इकट्ठा करने चली गई। जब तक वापस लौट के मैं सर को दोबारा बोलती, सौमित्रो मौलिक को, अच्छा वे भी एक टीचिंग फैकल्टी है सरकारी कल्याणी के, सरकारी GNM मेडिकल कॉलेज के, और वो ऑब्जर्वर बन के आए हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ओर से। तो जब तक मैं उन्हें रिक्वेस्ट करती कि सर इस लड़के का थोड़ा कंसिडर कीजिए, ये तो बहुत हार्श ट्रीटमेंट हो जाएगा, उन्होंने फट से उसके आंसर शीट में ही कुछ लिख लिया, यानी कि वहाँ पे भी हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो मैंने फिर देखा कि ऐसा हो गया लड़के के साथ, मैंने लड़के को अलग बुलाया। अच्छा देखिए, मैं कोई भी चीज़ छुपा छुपा के नहीं करती हूँ कि मैं नाम नहीं लूँगी, ये वो। मैंने लड़के से नाम पूछा, उसने मुझे बताया कौष्टव बोर्ड से, महाराष्ट्र से आया है लड़का। देखिए, ये जो बाहर प्रदेश से आया है लड़का, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ। और
इस लड़के से मैंने अलग से अच्छा इसका रोल नंबर आ रहा है 252911099968। हाँ, और मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ लगा इसमें, इसीलिए मैं इस तरीके से बात करके पूरा साफ साफ बता रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ एक और कोई स्वप्नदीप कुंडू हो या कोई आरजीकर का मामला हो, और इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो मैंने उससे बोला कि आपने ऐसा किया क्या? उसने बोला नहीं मैंने नहीं किया। तो मैंने कहा क्या हुआ था? फिर बोले कि मैं जहाँ बैठा हूँ साइड में ज़मीन पे कोई पेपर मिला था सर को, और सर ने उसे लेके कहा कि ये मेरा है। तो मैंने कहा उसमें आपका हैंड राइटिंग था? बोला नहीं वो प्रिंटेड था, टाइप किया हुआ, मतलब किसी का हैंड राइटिंग नहीं था। तो मैंने कहा आपके पास से बरामद हुआ? उसने बोला नहीं मेरे पास से बरामद नहीं हुआ और मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। फिर मैंने सोचा ये लास्ट में 15 मिनट में ऐसा एक खर्रा निकाल के क्यों करेगा, मेरे दिमाग में आया। और इस सर को अचानक 15 मिनट जब रह गए थे फट से लपक के गए, उस लड़के को पकड़ के लाए और फिर खर्रा के उसके पेपर शीट में लिख दिया। अब उसको जो दूसरा वाला शीट दिया गया उसको 15 मिनट, यानी कि जब तक का वो लिखने बैठा 7 मिनट रह गए थे, उसमें उसको पूरा लिखना पड़ेगा। अब बताइए ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, माता पिता को पैसे देने पड़ते, मिडिल क्लास लोग कितनी मुश्किल से पैसा जुगाड़ करके लाते। ये हॉस्टल में रह रहा, खाना पीना हॉस्टल फीस सब कुछ रहता है। एक लड़के का उसकी पारिवारिक परिस्थिति क्या है हमें नहीं पता, उसका अगर वो फेल हो जाए उसे रिपीट करना पड़े तो उसको कितनी दिक्कत हो सकती है। पैसा तो देना पड़ेगा, ये तो सरकारी नहीं है, तो उसको पास होना ही पड़ेगा। तो उसको अगर उसकी सप्ली आ जाए तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करके उसको सप्लीमेंट्री में, मतलब थोड़े समय बाद ही जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा उसमें कैसे तो पास हो जाएगा और आ जाएगा, ऐसा होगा। या फिर वो जो पेपर 2 रहेगा और वाइवा रहेगा उसमें बहुत हाई उसे स्कोर करना पड़ेगा। अब ऐसा लड़का जिसके पास से खर्रा मिल रहा है उससे कैसे आप उम्मीद करते कि इतना अच्छा करेगा कि पास हो जाएगा। फिर भी अगर पास हो जाए तब तो आप सोचिए आपके बच्चे किन चीज़ों में फंसाए जा सकते हैं। तो मुझे ये बहुत ही अटपटा लगा कि किसी भी बच्चे के पास से अचानक अगर ऑब्जर्वर जाए और लपक के जाए और बच्चे से खर्रा निकाल ले, बोले खर्रा है, और बच्चा बोल रहा है कि उसका नहीं है खर्रा। हाँ, तो हम किस पे विश्वास करें, क्योंकि सिस्टम में तो दिखा कि ये सब हो रहा है बच्चों के साथ। इतना बड़ा अगर आंदोलन किया तो सीसीटीवी अगर डॉक्टर्स ने मांग की तो वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के लिए भी किया। क्या वाइवा में तो असली गड़बड़ होता है। वाइवा में जो एक्सटर्नल आते हैं या जो भी प्रोफेसर्स बैठते सवाल जवाब करते हैं, वो कई बार ऐसे ऐसे सवाल पूछते जिसका जवाब उनको भी नहीं पता रहता। यानी कि मार्क्स तय रहते पहले से किसको क्या देना है और किसको फेल कराना है, किसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, होटल जाएंगे, सप्लीमेंट्री देंगे, फिर पास हो जाएंगे, और जिसकी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वो जूनियर्स के साथ दोबारा पढ़ने को बैठेगा। आप देखिए आज के ज़माने में वो रैगिंग वगैरह बंद हो गया और जूनियर्स के साथ बैठ के पढ़ने वाला काम नहीं हो रहा। कम से कम हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो नहीं हो रहा इस वाले में। लेकिन बच्चे को तो, उसके माता पिता को तो फीस देना पड़ेगा ना, पैसा देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा, खाने पीने का, हॉस्टल का, ट्यूशन का। तो ये बात आपको समझना है कि ममता दीदी ने ये जो चालबाजी किया है तो इससे क्या हो रहा, अचानक क्या है कि इनके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि फट से जाके वे किसी बच्चे से बोलेंगे कि ये पेपर आपका, आप बोलेंगे कि सीसीटीवी में दिख रहा है। तो मैं आपको बंगाल का सीसीटीवी का खेल बताती हूँ। एक बार में 200 रुपये का एक नोट होता है, आपको पता है, वो लेके मैं बंगाल के एक टिकट काउंटर में, मैं एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में तब पढ़ाती थी, मैं बस से जाती थी, मैं टिकट काउंटर में गई, 100 रुपये का बस का टिकट होता था। तो क्या हुआ कि जो टिकट काउंटर में बैठे थे उनने गलती से किसी को 100 रुपये ज़्यादा दे दिया, तो उन्हें मेकअप करना था वो 100 रुपये। तो ये इनने देखा कि ये महिला है और इससे ले सकते हैं हम और बाकी लोग हो हल्ला कर सकते हैं। तो इनने क्या किया, मुझसे 200 रुपये लिया, फिर बोला नहीं आपने 100 रुपये दिया है। तो मैंने कहा नहीं मैंने तो 200 रुपये दिया था। तो फट से क्या किया, उनने क्या किया, मेरे को साइड में खड़ा करा दिया और बोला हम सीसीटीवी में देखेंगे। तो मेरे पीछे कई लोग थे जिन्होंने कहा नहीं इनने 200 रुपये दिया था।
तो उनने क्या किया, मुझे साइड में खड़ा करा के उन सबको निपट लिया। वो लोग जब चले गए तब उन्होंने क्या किया, सीसीटीवी में दिखाना शुरू किया। अब सीसीटीवी में क्या दिखता है, 100 रुपये या 200 रुपये में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बोला नहीं ये 100 रुपये है। और उस दौरान एकदम बुद्धिजीवी अंदाज में चिटिंगबाजी किया। और एक महिला भी खड़ी थी सिक्योरिटी के तौर पे, सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़ी थी, वो सिक्योरिटी वाले यूनिफॉर्म में। तो ये बंगाल का बेईमानी है। अब एक बच्चा, तो मैं खुद इसे फेस कर चुकी हूँ, इनका सीसीटीवी वाला खेल बंगाली लोगों का। और ज़्यादातर ये लोग एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं जो ये सब काम करते हैं। ममता दीदी ने जो ये सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग लाइव स्ट्रीमिंग का खेल चालू किया, उसमें अचानक से इनका एक ऑब्जर्वर लपक के जाएगा और एक लड़के के पास से बोलेगा खर्रा मिला है, और उसका पेपर ले लेगा ठीक 15-20 मिनट पहले। और फिर सब कुछ होते होते उसके पास सिर्फ 7 से 10 मिनट रह जाएंगे, उसका पहला वाला पेपर रख लेंगे आंसर शीट, और एक नया आंसर शीट दे के बोलेंगे जाओ लिखो। तो ऐसे एक बच्चे से डरा धमका के गलत काम भी हो सकता है। और वो किस टाइप का होगा, मैं देखिए ऐसे ऐसे गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहती हूँ, कॉल गर्ल रैकेट, जिगोलो रैकेट। लेकिन बताइए तो मैं जिस मेडिकल कॉलेज से आई हूँ उस दौरान मैं 91 में एंटर की थी और पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते 2001 में निकली हूँ। उस दौरान हर कुछ दिन बाद ही किसी न किसी, देखिए एक साल में तो हर बैच का एग्ज़ाम हो रहा है, तो किसी न किसी बैच में किसी न किसी पीजी या एमबीबीएस स्टूडेंट की सुसाइड की बात आती थी। इवन कि ऐसे डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे महिला एचओडी है, एक पीडियाट्रिक्स में एक पीजी ने सुसाइड किया था उस समय, ये शायद 95-96 की बात है। लिखा उसने माता तुल्य एचओडी, अगर माता तुल्य एचओडी है तुमने सुसाइड किया ही क्यों, सुसाइड किया ना, इसको मरवा दिया गया, पता नहीं क्या क्या होता है। आपने आरजी करके समय देखा ही कितना कुछ गंदगी निकला है। तो अगर मैं जिगोलो रैकेट, कॉल गर्ल रैकेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करूं, मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि इसके अलावा सत्य को सामने हम ला नहीं सकेंगे। और हम नहीं चाहते युवा लड़के लड़कियों की इस तरीके से हत्या कराई जाए, या उनके साथ अन्याय हो, या उन्हें किसी गलत चीज़ में फंसाया जाए। मैंने आज जिस तरीके से ऑब्जर्वर को फटाक से, ऑब्जर्वर को बाहर से आए ऑब्जर्वर को मैं सीधा नाम बोलूँगी और कास्ट बोलूँगी, देखिए, क्योंकि ये बच्चों की ज़िंदगी से लिंक्ड है। सौमित्रो मौलिक, ये एक एससी सरनेम है मौलिक, लपक के गए और उन्होंने फट से खर्रा नकी निकाल लिया। जो खर्रा मेरी नज़रों से बच गया, उनकी नज़रों में दूर बैठे, एकदम सामने बैठे, उनने देखा इसे और जाके उससे ले लिया और उससे कुछ लिखवा लिया पेपर में, उसका आंसर शीट ले लिया और उसको 15 मिनट दिया दूसरा आंसर शीट में लिखने को। अब इस बच्चे के साथ अगर कुछ गलत हो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो मैंने अलग उसको खड़ा करके बोला, देखो ये दुनिया का अंत नहीं है और आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे कि आप अपनी नसें काट दो या आप जहर खा लो या आप पंखे से लटक लो। नहीं, आप दूसरे पेपर में कोशिश करें, पेपर 2 में, और आप वाइवा में कोशिश करें। लेकिन बताइए तो मैं खुद अंदर अंदर जिस चीज़ को मैं फाउल प्ले समझ रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ समझ रही हूँ, उसके लिए मैं उसे कितना और ढाढ़स देती। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं उसको देखूं कि वो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित ना हो जाए, कुछ गलत ना कर ले। लेकिन मुझे इस पूरे प्रकरण में कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ दिखा है जो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अगर मैं ये वीडियो नहीं करती तो मेरा विवेक मुझे माफ़ नहीं करता। ममता दीदी ने जो ये सब जो चालबाजियाँ शुरू की है, ये दिखने में टेक्निकली सही लग रहा है, मुझे संदेह है इसके पीछे किसी बड़े अपराध, किसी बड़े गलत काम को चलाए रखने का, या और नए तरीके की किसी गलत काम जो नागपुर से कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे उसको क्रियान्वित करने की मंशा है। क्योंकि अगर उन्हें सीसीटीवी वाकई में चालू करना था तो वो वाइवा के समय करना चाहिए था, जो शायद नहीं हुआ है। वाइवा में एक्सटर्नल कौन किससे क्या सवाल पूछ रहे हैं और जवाब क्या मिल रहा है, तो इससे आप समझ पाएंगे कि एक एक्सटर्नल एक स्टूडेंट से क्या पूछ रहा है और दूसरे स्टूडेंट से क्या पूछ रहा है।
अगर एक्सटर्नल एक सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो बराबर सबके लिए इम्पोर्टेंट है, एक्सटर्नल अगर आसान आसान सवाल एकदम सीधा सपाट सवाल पूछे एक स्टूडेंट से और दूसरे स्टूडेंट से उठ पटांग ऐसे ऐसे सवाल जिसके जवाब खुद को नहीं पता हो तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन उसका प्रावधान नहीं है। ये रिटन एग्जाम वाला जो उसमें तो ऑडियो और वीडियो दोनों होगा, लेकिन ये सीसीटीवी वाला खेल ऐसा है जो कि मेरे जो वो मैंने बताया ना वो जो टिकट काउंटर में मेरे साथ जो बेईमानी कर रहे थे उस टाइप का सीसीटीवी वाला खेल है, जिसमें भले ही दिख भी नहीं रहा होगा कि लड़के के पास खर्रा है, वो ज़मीन से उठा के लाया गया होगा, ज़मीन से वो सर ने उठाया होगा और बताया ये आपका है, तो उसमें वो थोप दिया जाएगा उसके ऊपर, ना बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे कई लोगों के साथ जब नौकरियां बेची खरीदी जा रही थी, कई नर्सिंग स्टाफ लोगों को अजीबोगरीब पोस्टिंग्स दिए गए थे और उनकी जगह पे रामकृष्ण मिशन से आई नई सिस्टर्स लोग को ज्वाइनिंग दिया गया था कई पीएससीज में। अब रामकृष्ण मिशन प्राइवेट है, उनको गवर्नमेंट पीएससीज में वरीयता देने की बात नहीं है। नियमानुसार वरीयता सरकारी से आई नर्सेस को दिया जाता है, लेकिन उनको दिया गया था किस तरीके से किया गया, क्या खिलाया पिलाया क्या किया पता नहीं, बहुत कुछ हो रहा है और सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं हुआ। सबने माना है कि ममता दीदी की जो नौकरी बेचा खरीदा जो हुआ था उसमें महिलाओं की सप्लाई का बहुत बड़ा एक हाथ था। तो उस दौरान जो ट्राइब्यूनल वगैरह बैठ रहे थे, कोई भी अगर कुछ पूछताछ कर रहा था क्यों हो गया ऐसा पोस्टिंग या कुछ भी जो भी हो रहा था, उनको ऐसे ऐसे जवाब दिए जा रहे थे एकदम एक तरफा। जैसे मैंने बताया बस काउंटर में वो जो बेईमान वो जो टिकट काटने वाले और उनके साथ के जितने लोग बैठे थे वो लोग जो मेरे साथ किए थे वो 200 रुपये का 100 रुपये बताने का खेल, वही खेल हर जगह हो रहा था। और बंगाल में एससी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि ये गंदगी एकदम डंके की चोट पे किया जाता है। सब गंदगी एकदम बुद्धिजीवी अंदाज में बेशर्मी के साथ करते हैं। जहाँ पे ब्राह्मण वैदिक कायस वगैरह होते हैं वहाँ पे सब गंदगी थोड़ा कम भी हो। लेकिन मैंने बताया ना कि मेरे हम लोग के समय जो हुआ था सर्जरी में थोक के भाव फेल कराना था लड़कियों को ताकि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए भेजा जा सके, तो उस दौरान भी एक एससी को एचओडी बनाया गया। तो यहाँ पे भी जब ये सब गलत काम कराने पड़ते इनको भेजा जाता है और शायद इसी के लिए इनको इतनी बड़ी तादाद में आरक्षण वगैरह दे के सिस्टम में लाया गया है। तो हमारा पूरा सिस्टम बहुत ही गंदा है। ये जो पूरा एजुकेशन का सिस्टम है ना जो बनाया गया है, इसके पीछे की मंशा ही गड़बड़ है। खैर इस गलत मंशा को बाकी लोग फिर भी थोड़ा लिहाज करके, अभी तक का इतनी गंदगी नहीं आई थी। ममता दीदी और उनका जो नंबर 2 हेल्थ मिनिस्टर है ममता दीदी और उनकी नंबर 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ है चंद्रिमा भट्टाचार्य। मैं तो उनकी तारीफ कई बार कर ही चुकी हूँ और आप लोग को समझ में आ ही चुका होगा मैं उनके बारे में क्या मेरा तात्पर्य रहता है। खैर इन्होंने जो ये सब चालू किया है कि लाइव स्ट्रीमिंग होगा, सीसीटीवी होगा, बार कोड होगा, नाम नहीं होगा, ऑड इवन होगा, दिखने में टेक्निकल ये सब कितना ही सही लग रहा है। मुझे संदेह हो रहा है किसी बड़े रैकेट वगैरह को अंजाम दिया जाएगा, किसी बड़े अपराध को अंजाम दिया जाएगा और बाहर राज्यों से आए बच्चे कैसे जो इस सबसे डील करेंगे मैं सोच नहीं पा रही हूँ। ऐसे मैंने आज जो देखा मुझे वो आपराधिक लगा है। राष्ट्र चिंतन मनन करें। मैं अपने विवेक की आवाज़ पे कह रही हूँ, मैं जोखिम उठा के कह रही हूँ। मैं प्राइवेट में काम करती हूँ, मुझे नौकरी से निकाल भी दिया जा सकता है, मेरा प्रमोशन अटका दिया जा सकता है। मेरा ममता दीदी ने एक अपने ही कैबिनेट के किसी को ना लड़की का डॉक्टर थे, लड़की ने वो व्यक्ति ही जो है पॉलिटिशियन, उनका मेडिकल का रजिस्ट्रेशन खारिज करके रख दिया है। तो मेरा जो MBBS का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, MSCNT का जो रजिस्ट्रेशन है, उसको भी वो अटका के रख दे सकते कि मैं कहीं पे काम ही नहीं कर पाऊंगी। इस तरीके का जोखिम लेते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैंने जो देखा है वो मुझे भयावह लगा है और आने वाले वक्त में आपके लड़के लड़कियों के साथ आपराधिक वारदातों को इस तरीके के टेक्निकली फ्रेम्ड कानूनों के जरिए अंजाम दिया जाएगा। इनका जो ये बार कोड
नाम नहीं होगा, और ऑड इवन और लाइव स्ट्रीमिंग और ये सब जो है ना, लाइव स्ट्रीमिंग, सीसीटीवी, और अचानक एक ऑब्जर्वर आ रहा है और लपक के जाके अचानक ले रहा पेपर, लिखवा ले रहा है कि हाँ मैंने चीटिंग किया है। उसको एक नया पेपर दिया जा रहा है, वो 7-8 मिनट में वो लिखेगा, और क्या जो लिखेगा वो उससे तो कुछ भी गलत काम करवा लिया जा सकता है ऐसे एक बच्चे से। राष्ट्र चिंतन मनन करें, मुझे यह आपराधिक लगा है। वंदे मातरम।